आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी विजय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विजय नाम से विश्वंभर नाथ शर्मा ने दो कहानियां लिखी हैं। ये दूसरे नंबर की कहानी है। विजयादशमी की तैयारियां हो रही थी। राज कर्मचारी बहुत व्यस्त थे। राज परिवार क्षत्रिय था, अतएव राज्य में विजयादशमी का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता था और इस अवसर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था, जिसमें कि राजा तथा प्रजा दोनों बड़े उत्साह तथा उल्लास के साथ भाग लेते थे। विजयदशमी वाले दिन कुछ भैंसों का वध किया जाता था, और वो इस प्रकार की राज परिवार तथा सरदारों के वीर युवक ही इन भैंसों का सिर काटते थे। जो व्यक्ति जितने ही कम वारों में सिर काटने में सफल होता था, वो उतना ही बलवान समझा जाता था। जो केवल एक बार में भैंसे का सिर काट डालता था, वो राजा की ओर से पुरस्कृत होता था। राज कार्यालय के विशाल भवन के एक भाग के सामने 8-10 भैंसे एकत्र थे। एक उच्च राज कर्मचारी उनका निरीक्षण कर रहा था। निरीक्षण करने के पश्चात उसने भैंसों को ले जाने की आज्ञा दी और भवन के अंदर अपने स्थान पर लौटकर उसने अपने साथ के आदमी से कहा, इनमें राजकुमार के लिए कोई भैंसा अभी मुझे नहीं जचा। साथ के आदमी ने पूछा, आपका तात्पर्य क्या है? ये छोटे हैं या बड़े? कुछ आश्चर्यपूर्ण दृष्टि से साथी की ओर देखकर राजकर्मचारी ने कहा, राजकुमारों के लिए और छोटा भैंसा? उनका ये पहला प्रदर्शन होगा, इसलिए जरा मजबूत और बड़ा जानवर होना चाहिए। हाँ, परंतु इतना बड़ा भी नहीं जिसे राजकुमार एक ही बार में न काट सकें, क्योंकि राजकुमार का विफल होना कदाचित आप भी पसंद न करेंगे। राजकर्मचारी ने व्यंग्यपूर्ण उत्तर दिया, परंतु यदि छोटा और कमजोर जानवर उन्होंने एक बार में काट भी दिया तो उससे उनका कुछ अधिक गौरव नहीं बढ़ेगा। ये भी आपका कहना ठीक है। इसीलिए मेरा निवेदन ये है कि मझोले दर्जे का जानवर हो, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। कोई युक्ति ऐसी हो सकती है कि देखने में जानवर बड़ा ना हो, परंतु उसकी गर्दन बड़े जानवर की तरह मजबूत और सख्त हो? ये तो बहुत मामूली बात है। कोई गाड़ी का चला हुआ जानवर हो तो जो बात आप चाहते हैं वो हो जाएगी। गाड़ी में चले हुए जानवर की गर्दन बहुत सख्त हो जाती है, और जो गाड़ी में नहीं जोते जाते उनकी गर्दन मुलायम होती है, देखने में चाहे वे बड़े हों। मेरा भी ऐसा ही ख्याल है, तभी मैंने तुमसे पूछा। दोनों बातें हो सकती हैं, बड़ा जानवर गर्दन मुलायम और छोटा जानवर गर्दन सख्त। आप जैसा चाहें वैसा बता दें। मैं बड़े असमंजस में पड़ा हूं। तुम अपने आदमी हो, इससे बताता हूं, किसी दूसरे से इसका जिक्र मत करना। बड़ी महारानी बड़े राजकुमार की माता ने मुझसे ये कहलवाया है कि ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे उनका राजकुमार सफल हो जाए। छोटी महारानी ने इच्छा प्रकट की है कि ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे कि बड़े राजकुमार असफल हों और छोटा राजकुमार सफल हो जाए। अब मैं क्या करूं ये समझ में नहीं आता। बड़ी महारानी की इच्छा केवल अपने राजकुमार को सफल देखने की है, परंतु छोटी महारानी की इच्छा केवल अपने पुत्र को सफल देखने की ही नहीं, वरन बड़े राजकुमार को असफल देखने की भी है। हाँ, ये जरा सी कठिनाई है। मेरी समझ में आप दोनों की सफलता के लिए प्रयत्न करें। उत्तम और निरापद मार्ग यही है। आगे जैसी आपकी इच्छा। मेरा भी यही विचार है, दोनों ही सफल हों, ये अधिक अच्छा है। बड़ी महारानी की भी इच्छा पूर्ण होगी और छोटी महारानी की भी इतनी इच्छा कि उनका पुत्र सफल हो, पूर्ण हो जाएगी। यही ठीक है। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। आपका विचार बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे भैंसे होना चाहिए जो औसत दर्जे के हों, लेकिन उनकी गर्दन सख्त न हो, मुलायम हो। मुलायम ही होगी,
और तरकीब से और अधिक मुलायम कर दी जाएगी। वो कैसे? ऐसी चीजें हैं जिनकी मालिश करने से गर्दन बहुत मुलायम हो जाती है। तो बस ऐसा ही प्रबंध करो। राज व्यायामशाला से दो युवक, जिनकी वयस लगभग बराबर ही थी, हंसते हुए निकले। इनमें एक बड़ा राजकुमार था और एक छोटा। बड़ा राजकुमार बड़ी महारानी से था और छोटा छोटी से। दोनों की वयस में केवल 6 मास का अंतर था। बड़ा राजकुमार छोटे राजकुमार से केवल 6 महीने बड़ा था। बड़े की वयस 23 वर्ष की थी। दोनों समान रूप से हष्टपुष्ट तथा व्यायाम गठित शरीर के थे। उनके साथ एक यूरोपियन था। ये भी काफी बलवान तथा देखने में स्पेनिश पहलवान सा मालूम होता था। ये इन दोनों का व्यायाम शिक्षक था। तीनों व्यक्ति यूरोपियन ढंग के व्यायाम के समय के रेशमी कपड़े पहने हुए थे। दोनों राजकुमार पसीने में भीगे हुए थे और तौलियों से अपना बदन पोंछ रहे थे। इसी समय एक बेरा एक चांदी की ट्रे में 3 चांदी के गिलास रखे हुए लाया। एक एक गिलास तीनों ने ले लिया और धीरे धीरे पीने लगे। शिक्षक ने कहा, मेरे ख्याल से अब आप दोनों दशहरे के लिए तैयार हैं। मुझे तो अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं किसी भी भैंसे की गर्दन एक बार में काट सकता हूं। छोटे राजकुमार ने कहा, यदि आपको ऐसा भरोसा है तो आपके बड़े भाई को भी होना चाहिए। ये कहकर शिक्षक ने बड़े राजकुमार की ओर देखा। भरोसा तो मुझे भी है, परंतु मैं इस काम को अच्छा नहीं समझता। बल प्रदर्शन का ये ढंग मुझे पसंद नहीं। आपने मेरे मन की बात कही। ये ढंग बड़ा हृदयहीन, पाश्विक है, शिक्षक ने कहा। छोटा राजकुमार बोल उठा, स्पेन के साणों और मनुष्यों की लड़ाई जिसमें आदमी साणों को तलवार से मारता है, क्या कम हृदयहीन है? नहीं, वो भी हृदयहीन है। खास स्पेन में ऐसे लोग हैं जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, यद्यपि वो उनका राष्ट्रीय खेल है। ये भी तो हमारा अर्थात क्षत्रिय राजवंशों का राष्ट्रीय खेल है। बेशक ये मैं जानता हूं, परंतु इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा कि है बड़ा पाश्विक। यदि मांस खाने के लिए जानवरों को वध करने में पाश्विकता है तो इसमें भी है, अन्यथा इसमें भी नहीं है। खैर जी, ये अपना अपना दृष्टिकोण है, इस पर बहस करना व्यर्थ है। बड़े राजकुमार ने अपना खाली गिलास ट्रे पर रखते हुए कहा। छोटे राजकुमार ने भी अपना खाली गिलास ट्रे पर रख दिया। इसके पश्चात वो मुंह पहुंचकर बोला, तो क्या आप इस हृदयहीन खेल में भाग न लेंगे? यदि मैं स्वतंत्र होता तो कदापि न लेता, पर मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इसलिए संभव है भाग लेना पड़े। परंतु मैं प्रयत्न इसी बात का करूंगा कि ना लेना पड़े। विजयदशमी का दिन था। राजमहल के निकट ही एक खुली जगह पर उपर्युक्त प्रदर्शन के लिए आयोजन किया गया। एक ओर राज परिवार तथा सरदारों के बैठने के लिए स्थान बनाया गया था और दूसरी ओर तमाशा देखने वालों के लिए। बीच में महाराज थे। उनके बाईं ओर बड़े राजकुमार और उनके पश्चात छोटे राजकुमार, तत्पश्चात राज परिवार के अन्य लोग। महाराज की दाहिनी ओर राज्य के सरदार लोग बैठे थे, पीछे राजकर्मचारी। एक ओर चिकें पड़ी हुई थी, जिनके पीछे राजपरिवार की स्त्रियां थीं। खुले स्थान के एक कोने में 10-12 भैंसे बंधे हुए थे। महाराज की आज्ञा होते ही पहले कुछ लोगों ने कसरत के खेल दिखाए। इसके पश्चात पहले कुछ सरदारों ने भैंसों का वध किया, पर एक बार में कोई भी भैंसे का सिर नहीं काट सका। किसी ने 3 बार में, किसी ने 4 बार में। इनका खेल देखकर लोग खूब हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे। बड़े राजकुमार गंभीर बने हुए बैठे थे। उनके माथे पर सिकुड़न थी, जिससे पता चलता था कि उन्हें ये सब खेल अच्छा नहीं लग रहा है। छोटा राजकुमार खूब प्रसन्नचित्त तथा उमंग में भरा हुआ था और लोगों के एक बार में भैंसे का सिर काटने के हास्यास्पद प्रयत्न को देखकर खूब हंस रहा था। सहसा सब ओर सन्नाटा छा गया। महाराज ने छोटे राजकुमार की ओर देखकर किंचित मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है, होशियार हो जाओ। राजकुमार तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसका मुख उत्तेजना के मारे तमतमा रहा था। महाराज को प्रणाम करके वो अखाड़े में इस प्रकार गया जैसे कोई सिंह शिकार की ओर जाता है। एक सेवक 4-5 तलवारें और खांडे लिए हुए सामने पहुंचा। उसी समय 2 आदमी एक भैंसे को 2 रस्सियों के सहारे, जो उसके दोनों सींगों में बंधी हुई थी, पकड़े हुए लाए। राजकुमार ने एक बार ध्यानपूर्वक भैंसे को देखा, तत्पश्चात एक खांडा चुनकर निकाल लिया। भैंसे को जो आदमी पकड़े हुए थे, वे दोनों ओर से रस्सी तानकर खड़े हो गए। भैंसे का सिर किंचित झुक गया। राजकुमार ने खांडे को हाथ में तौला, भैंसे की गर्दन को देखा। भैंसा चुपचाप खड़ा था। उसकी सांस जोर जोर से चल रही थी और कभी कभी वो सिर उठाने का विफल प्रयत्न करता था। राजकुमार भैंसे के पास पहुंचे।
उन्होंने खांडे को दोनों हाथों से मजबूती के साथ पकड़ा और फुर्ती से उसके एक ही वार से भैंसे का सिर अलग कर दिया। आहा हा, वाह वाह की चीत्कार से आकाश गूंज गया। तमाशाई लोग खुशी के मारे टोपियां और पगड़ियां उछालने और राजकुमार की जयध्वनि करने लगे। राजकुमार ने खांडा भूमि पर फेंक दिया और वो दौड़कर ऊपर आया। आते ही उसने पिता के चरण छुए। इसी समय एक व्यक्ति एक पात्र में मारे गए भैंसे का थोड़ा रक्त लाया। महाराज ने उस रक्त का टीका राजकुमार के मस्तक पर लगाया और तत्पश्चात पीठ ठोकी। राजकुमार प्रसन्नता से पुलकित होता हुआ अंदर स्त्रियों में चला गया। इसके पश्चात महाराज ने बड़े राजकुमार की ओर देखकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। राजकुमार का मुख पीला पड़ गया। उसने खड़े होकर महाराज के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात कहा, पिताजी, यदि आप मुझे इस कार्य से माफी दे दें तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। महाराज के मुख पर विस्मय दौड़ गया। उन्होंने पूछा, क्यों? मुझे ये कार्य पसंद नहीं। परंतु क्षत्रियों का तो ये जातीय कार्य है। था, परंतु अब नहीं है। ये कैसे? ये कार्य उस समय ठीक था जब शत्रु को जीतने के लिए केवल तलवार और भुजबल की ही आवश्यकता पड़ती थी। उस समय इसका अभ्यास और प्रदर्शन दोनों ही उपयुक्त थे। परंतु आजकल जबकि बंदूकों, मशीन गनों, बमों का युग है, जबकि केवल तलवार और भुजबल से कोई भी शत्रु नहीं जीता जा सकता, जबकि एक कमजोर व्यक्ति भी एक बड़े से बड़े बलवान और तलवार चलाने में निपुण व्यक्ति को एक क्षण में कुत्ते की मौत मार सकता है, तब इस बल प्रदर्शन का क्या अर्थ है? इस बल प्रदर्शन का अर्थ है हमारा क्षत्रियपन और क्षत्रियपन की शान। वो भी ठीक नहीं है पिताजी। जब हम लोग स्वयं पराये अधीन हैं तब हमारा क्षत्रियपन और क्षत्रियपन की शान कहाँ रही? जब हमारा ये भुजबल और खड्ग कौशल हमें परवशता से नहीं छुड़ा सकता, तब ये सब क्या है? केवल यही ना कि इन मूक जानवरों को कसाई की तरह काटकर हम अपने क्षत्रियत्व पर गर्व करते हैं, अपने भुजबल पर घमंड करते हैं और इस प्रकार अपने को धोखा देकर थोड़ी देर के लिए मूर्खों के स्वर्ग में विचरण कर लेते हैं। इससे अधिक इसकी और कौन सी सार्थकता है? महाराज के मुख पर लज्जा के चिन्ह प्रस्फुटित हुए। वो गंभीर होकर विचार करने लगे। राजकुमार चुपचाप महाराज की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर तक विचार करने के पश्चात महाराज ने अपनी बाईं ओर बैठे हुए एक वृद्ध सरदार से धीरे धीरे कुछ बातें की। इसके पश्चात उन्होंने राजकुमार से कहा, तुम्हारा कथन ठीक हो सकता है, परंतु अब तो ये आयोजन हो ही चुका है। अब इसमें भाग न लेना अनुचित होगा। तुमने पहले से ये बात क्यों न कही? मैंने माताजी से कही थी। आपसे कहने का मेरा साहस नहीं हुआ। माताजी ने मेरी बात सुनी नहीं। अब इस समय इस दृश्य को देखकर मेरा विचार इतना दृढ़ हो गया कि मुझे आपसे निवेदन करने का भी साहस हुआ। परंतु अब क्या हो सकता है? अब तो ये खेल खेलना पड़ेगा। परंतु आगे के लिए विचार किया जाएगा। मेरा प्रस्ताव ये है कि अब आगे से मल्लों की कुश्तियां हों, निशानाबाजी के प्रदर्शन हों तथा व्यायाम की कसरतें हों। ये सब बातें हों और ये रक्तपात और हत्या का दृश्य बंद कर दिया जावे। यदि पिताजी ऐसा करने का वचन दें तो मैं इस बार इस घृणित कार्य में भी भाग ले सकता हूं। स्वीकार है। मेरा भी चित्त इस रक्तपात से घबरा गया है। अब भविष्य में ऐसा कभी न किया जाएगा, मैं वचन देता हूं। इतना सुनते ही राजकुमार का मुख खिल उठा। वो तुरंत महाराज को प्रणाम करके अखाड़े में आया। पूर्वानुसार राजकुमार के सामने खांडे और तलवारों का गढ़ लाया गया। राजकुमार ने एक पतली लंबी तलवार चुनी। भैंसा भी पूर्ववत लाया गया। राजकुमार ने भैंसे को देखकर कहा, घबरा नहीं, तेरी हत्या नहीं हो रही है, बलिदान हो रहा है। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तेरा बलिदान आगे के लिए तेरे जैसे मूक प्राणियों की ये हत्या बंद कर देगा, इसलिए तेरी हत्या सार्थक है। ये कहकर राजकुमार ने एक ही हाथ से तलवार का ऐसा वार किया कि भैंसे का सिर धड़ से अलग हो गया। एक बार पुनः लोगों की चीत्कार से आकाश गूंज गया। इस बार लोग बड़ी देर तक चिल्लाते और उछलते रहे। अखाड़े में राजकुमार हाथ में तलवार लिए तना हुआ खड़ा था। उसके मुख से प्रसन्नता की ज्योत सी निकल रही थी और उसके हृदय में कोई कह रहा था कि आज तुम्हारी सच्ची विजयदशमी और सच्ची विजय हुई। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी विजय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।